बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैफुद्दीन के बाद गौर की बादशाहत गियासुद्दीन के हाथ में आ गई। गियासुद्दीन ने मुकियाबाद का इलाका अपने भाई शहाबुद्दीन के सुपुर्द किया और ख़ुद दूसरे इलाकों की तरफ मुतवज्जह हुआ। 1173 ईस्वी में गियासुद्दीन ने गजनी पर हमला कर दिया। गजनी फतह करने के बाद उसे गोरस्तान का हिस्सा बना लिया और उसकी बागडोर अपने भाई शहाबुद्दीन के हाथ में दे दी। गजनी फतह करने के सिर्फ 2 साल बाद 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने मुल्तान का किला फतह करने के बाद किला उच का मुहासरा कर लिया। किला उच की रानी की मदद से शहाबुद्दीन ने ये किला भी फतह कर लिया। 1178 ईस्वी में शहाबुद्दीन गुजरात पर हमलावर हुआ, जहां गुजरात के राजा भीमदेव के हाथों शहाबुद्दीन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1179 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने पेशावर के गिरदोनवाह के इलाकों को फतह किया, जबकि 1182 ईस्वी में लाहौर पर हमलावर हुआ। लाहौर की हुकूमत उस वक़्त महमूद गजनवी ख़ानदान के आखिरी ताजदार खुसरो मलक के हाथ में थी। खुसरो मलक मुकाबले में न आया और ख़ुद को किले में बंद कर लिया। उसी साल शहाबुद्दीन ने सिंध के इलाके दीबल पर हमला किया और दरियाए सिंध के मज़ाफ़ात के सारे इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए। 1185 ईस्वी में शहाबुद्दीन लाहौर पर दोबारा हमलावर हुआ, लेकिन इस बार भी खुसरो मलक मुकाबले में ना आया और ख़ुद को किले में बंद कर लिया। शहाबुद्दीन ने सियालकोट में एक किला तामीर करवाया और उसकी हुकूमत हुसैन खरमेल के सुपुर्द करके खुद वापस गजनी चला गया। खुसरो मलक ने हिंदुओं और खखरों की मदद से किला सियालकोट पर हमला किया, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी वो किला सियालकोट को फतह ना कर सका। खुसरो मलक की इस हरकत पर शहाबुद्दीन खामोश न रहा और 1186 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा हमलावर होकर लाहौर को फतह कर लिया और खुसरो मलक को गिरफ्तार करके जर्जस्तान के एक किले में कैद कर दिया, जहां बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। उस ज़माने में हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान का तूती बोल रहा था। उसकी बहादुरी के किस्से ज़ुबान ज़दे आम थे। पृथ्वीराज चौहान ने खुसरो मलक से मशरक़ी पंजाब का इलाका छीन लिया था। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज चौहान से खुसरो मलक से छीने हुए इलाकों का मुतालबा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के इनकार पर शहाबुद्दीन गौरी ने बठिंडा के किले पर कब्ज़ा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान इस पर खामोश न बैठा और लश्कर लेकर तराइन के मैदान में पहुंच गया। तराइन में दोनों लश्करों के दरमियान खून रेज मार्का हुआ। गौरी ने खांडे राय के हाथी पर नेज़े से हमला कर दिया, लेकिन इस हमले के दौरान वो खुद बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। इस जंग में शहाबुद्दीन गौरी को इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ। तराइन की पहली जंग में शिकस्त के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पूरा साल रंजो अलम में गुजारा। इस लड़ाई के सिर्फ 1 साल बाद ही शहाबुद्दीन गौरी 1,07,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर तराइन के मैदान में पहुंच गया। पृथ्वीराज चौहान भी गाफिल नहीं बैठा हुआ था। उसने तमाम हिंदुस्तान के राजाओं को मदद के लिए पुकारा और 3 लाख राजपूतों और अफगानों का लश्कर लेकर शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले में आया। दोनों लश्कर आमने सामने आए और सूरज निकलने से पहले ही जंग का आगाज़ हो गया। जवानों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। तलवारें और नेज़े खून से सुर्ख हो गए। मैदान जंग लाशों से भर गया और ज़ख्मियों के शोरो गोगे में कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। गुमसान की जंग हुई। दोनों लश्करों ने मर्दाना वार मुकाबला किया, लेकिन शाम होने से पहले ही हिंदुओं का राजा खांडे राय
बहुत से दूसरे हिंदू राजाओं के साथ मारा गया और पृथ्वीराज चौहान ने फरार की राह इख्तियार की, लेकिन गिरफ्तार होकर वो भी मारा गया। हिंदू लश्कर को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस जंग के बाद हिंदुस्तान पर हिंदू राज ख़त्म हो गया और मुसलमान हुक्मरानों का दौर शुरू हो गया। कहराम का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द करने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर और दिल्ली का रुख किया और वहां से हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मिसाली हुक्मरान साबित हुआ। उसने दिल्ली और मीरठ फतह करके इन्हें इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया और यहाँ इस्लामी कवानीन नाफज कर दिए। पृथ्वीराज चौहान का एक रिश्तेदार भीमराज अजमेर पर हमलावर हुआ और पृथ्वीराज चौहान के बेटे को शिकस्त देने के बाद अजमेर पर काबज हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी इन हालात में खामोश नहीं बैठा, बल्कि उसने भीमराज के लश्कर पर हमला किया और उसे शिकस्त दी और अजमेर पर बराह रास्त काबज हो गया। अजमेर की जंग से फारग होने के बाद कुतुबुद्दीन का लश्कर गुजरात पहुंचा और भीम देव को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन की शिकस्त का बदला चुका दिया। 1196 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने बयाना का इलाका भी फतह कर लिया और उसकी हुकूमत बहाउद्दीन तुगरल के सुपुर्द कर दी और बाद में ग्वालियर भी फतह कर लिया। जब गियासुद्दीन फौत हो गया तो शहाबुद्दीन ने उसकी सल्तनत मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दी। फ़िरोज़ा को और गोरस्तान का इलाका मलक ज़ियाउद्दीन के हिस्से में आया, जबकि बस्त, फरहा और असफराइन का हुक्मरान सुल्तान महमूद बिन गियासुद्दीन बना और हरात का इलाका अपने भांजे नासरुद्दीन के सुपुर्द कर दिया और ख़ुद वापस गजनी आ गया। 1204 ईस्वी में शहाबुद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर हुआ और इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ और शहाबुद्दीन की मौत की अफवाह चारसू फैल गई। इन हालात में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला मुल्तान के कोतवाल अमीर दाद हसन को कत्ल किया और मुल्तान पर भी काबज हो गया, जबकि लाहौर के खकरों ने लाहौर पर हमला कर दिया। गजनी में भी शहाबुद्दीन का एक गुलाम एल्दगज, जिसे बाज़ किताबों में यालबुर लिखा गया है, ने गजनी पर कब्जा कर लिया। जब शहाबुद्दीन ख्वारज़म शाह से बचता बचाता गजनी पहुंचा तो उसे गजनी में भी पनाह नहीं मिली। मजबूरन उसने मुल्तान का रुख किया, लेकिन वहाँ भी कुतुबुद्दीन ऐबक को खुद मुख्तार पाया। शहाबुद्दीन ने उमरा से मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरफ्तार किया और लश्कर लेकर गजनी पहुंचा। एल्दगज मुकाबला करने की बजाय मती होकर माफ़ी का तलबगार हुआ, जिसे माफ़ कर दिया गया। कुतुबुद्दीन को भी वापस अजमेर भेज दिया गया। इसके बाद शहाबुद्दीन लाहौर पहुंचा और बागी खकरों को पूरी सजाएं दी। 1106 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने लाहौर से गजनी का रुख किया, लेकिन दरियाए सिंध के किनारे खकरों का एक गिरोह शहाबुद्दीन पर हमलावर हुआ। शहाबुद्दीन बुरी तरह जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाते हुए खाल के हकीकी से जा मिला।